नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगता रहा है, ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा को मोदी सत्ता का फेवरेट अफसर बताया जाता रहा है और इस मामले का विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया, क्या मिश्रा जी के अलावा कोई और काबिल अफसर बचा नहीं है सरकार के पास जो ईडी चीफ का पद संभाल सके, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्सटेंशन मोदी सरकार अपने फेवरेट मिश्रा जी को देती रही है। अब ठीक इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद फिर से मोदी सत्ता के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विवाद सीबीआई डायरेक्टर से जुड़ा हुआ है। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद बने हैं जो कर्नाटक के डीजीपी रहे हैं। रिटायरमेंट का 1 साल बाकी था, लेकिन जैसे ही कर्नाटक के नतीजे आने लगे, मोदी सत्ता ने यह तय किया कि प्रवीण सूद को अब सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया जाए। अब यहां से कांग्रेस की आपत्ति को जोड़िए और फिर सियासी समीकरण मोदी सत्ता के जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के स्टाइल को कनेक्ट कीजिएगा और तय कीजिएगा, क्या आने वाले समय में कर्नाटक के डीजीपी रह चुके प्रवीण सूद कांग्रेस के लिए नासूर की तरह काम आएंगे? क्या उन्हें इस कदर परेशान कर सकते हैं जिसके चलते कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो जाए? तमाम ऐसे सवाल गूंजने लगे हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस डीजीपी की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, जिस डीजीपी को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा था, जिस डीजीपी को नालायक कहा गया, उन्हें ही सीबीआई का डायरेक्टर चुन लिया गया? कैसे हुआ सब कुछ, हम आपको डिटेल में सब बता रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा वो भी बताएंगे। आपको पता है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, इनका चयन कैसे होता है? इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 और सदस्य होते हैं। एक सीजेआई साहब होते हैं डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो अभी अधीर रंजन चौधरी को इनमें शामिल किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रवीण सूद की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ जो लिस्ट उनके पास आई थी, उस लिस्ट में भी उन्होंने गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। तो क्या प्रवीण सूद की नियुक्ति सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि मोदी जी चाहते थे प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर बने और इसमें सीजेआई ने हां कह दिया? क्योंकि कई एंगल से खबरें चली हैं। एक जगह तो खबर यह चली है कि अगर सीजेआई इस मामले में मोदी सत्ता के पक्ष में खड़े नहीं होते तब तो भारी फजीहत हो जाती और प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर भी नहीं बन रहे होते, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी अड़ गए थे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि नव भारत टाइम्स ने अपने हेडलाइन में क्या लिखा है। हम फिर आपको ऐसे जोड़ करके बताएंगे कि किस तरीके से प्रवीण सूद कर्नाटक में अड़ंगा डाल सकते हैं, कैसे सरकारों को परेशान करने की उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लोग चर्चा कर रहे हैं, हम वो बताएंगे आपको। इससे पहले आप देखिए एनबीटी ने क्या लिखा है कि सीबीआई डायरेक्टर न्यूज, अड़ गए थे अधीर, जाने कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ की एक हां ने मोदी सरकार को फजीहत से बचा लिया। दरअसल यहां समझना इस बात को होगा कि डीके शिव कुमार ने मार्च महीने में ही कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यह नालायक डीजीपी है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने वाली थी, ठीक उससे पहले डीजीपी साहब को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। जब ऐसे संगीन आरोप विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के ऐसे नेताओं के द्वारा लगाए गए, तब भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रवीण सूद ही फेवरेट कैसे थे? अब सीजेआई चंद्रचूड़ साहब भी यहां पर सिर्फ हां बोल गए। अगर उन्होंने एक बार भी एतराज जता दिया होता तो यकीन मानिए प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर नहीं बने होते। इस संबंध में नव भारत टाइम्स ने जो जानकारी दी है, जरा वो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कांग्रेस नेता अधीर ने सूद की उम्मीदवारी पर असहमति जताई। उन्होंने तर्क रखा कि केंद्र में डीजीपी स्तर पर तैनाती के लिए पात्र आईपीएस अधिकारियों के पूल में वह शामिल नहीं थे, लेकिन पीएम और सीजेआई की रजामंदी से फैसला हो गया।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीजेआई हाँ में फैसला देने के लिए बाध्य होते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की आपत्ति पर 2 कैंडिडेट का नाम सीबीआई के डायरेक्टर की रेस से बाहर हो गया था। तो इसका मतलब है कि अगर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब चाहते तो प्रवीण सूद के मामले पर अपनी राय अलग रख सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अगर जी न्यूज की खबर को देखें तो यहां भी प्रवीण सूद पर गंभीर आरोप है। कर्नाटक के डीजीपी को बनाया सीबीआई का नया चीफ, बीजेपी सरकार को प्रोटेक्शन देने का लग चुका है आरोप। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो मुंबई जी की सरकार थी उसे 40% कमीशन वाली सरकार कही गई, क्योंकि भ्रष्टाचार जमकर हुआ। ऐसे में कांग्रेस वहां पर विरोध कर रहे थे, डीजीपी साहब से सख्त कार्रवाई करने के लिए केस दर्ज करने को कह रहे थे, लेकिन भाजपा के नेताओं पर केस दर्ज नहीं किए जा रहे थे। उलट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर 25 एफआईआर दर्ज कर लिए गए थे। इसके बाद डीके शिव कुमार ने कहा था ये भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें जानकारी दी गई है कि डीजीपी प्रवीण सूद पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया था कि वो भाजपा की सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। शिव कुमार ने डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि वह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को शिव कुमार ने उन्हें नालायक कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद के लायक नहीं है, वो पिछले 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आखिरकार अगर इतने गंभीर आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी, जिसमें सीजेआई साहब थे और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, चौधरी जी के मना करने के बावजूद भी यहां 2-1 से पास कर दिया गया सीबीआई डायरेक्टर के रूप में प्रवीण सूद को। अब देखिए अधीर रंजन चौधरी को आपत्ति क्यों हुई थी प्रवीण सूद को लेकर, और फिर जो लिस्ट 115 अफसरों के उनके पास आए थे उसमें क्या गड़बड़ी थी। सीजेआई साहब ने इसके लिए एक रास्ता भी निकाला था। जनसत्ता ने जानकारी दी है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने सीबीआई चीफ के लिए पैनल को 115 अफसरों के नाम भेजे थे। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे जो पहले से लिस्ट में थे ही नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई। उनका यह भी तर्क था कि उन्हें अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड, पर्सनल डिटेल और दूसरे डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं। अब अधीर रंजन चौधरी जो अड़े हैं उसकी वजह भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लिस्ट तैयार करने में विसंगतियां थी और पूरी प्रक्रिया नए सिरे से दोहराई जाए। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि इस लिस्ट में महिला अफसरों और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले अफसरों को भी शामिल किया जाए। अधीर रंजन चौधरी की इस आपत्ति के बाद ही ताज हसन का नाम सूची में शामिल किया गया था और 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजा गया था। 3 नाम में आप सभी जानते हैं कि प्रवीण सूद, सुधीर सक्सेना और फिर ताज हसन साहब का नाम था। इसमें से प्रवीण सूद को नंबर 1 मान लिया गया। अब देखिए सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो रास्ता निकाला वो रास्ता क्या था, लिस्ट बहुत आ गई थी। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया है कि अधीर रंजन चौधरी की आपत्ति के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि अफसरों की वरिष्ठता और सीनियोरिटी के आधार पर लिस्ट छोटी की जाए। इसके बाद 1 दर्जन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर अंतिम में जाकर 3 नाम तय हुए और 3 नाम में से एक प्रवीण सूद के नाम पर ही मुहर लगी, क्योंकि मोदी जी चाहते थे कि प्रवीण सूद ही सीबीआई के नए डायरेक्टर बने। अब जरा यहां आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन एलजी वहां लगातार अरंगा डालते हैं, काम अटकता है, अरविंद केजरीवाल परेशान होते हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के सहारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधायकों को, मंत्रियों को अपने सिकंजे में ले रही है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर लगा, उसके लिए आप पूरे देश भर में देख सकते हैं, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की फैमिली हो, या फिर महाराष्ट्र में संजय राउत हो, अलग अलग नेता हो, शिंदे के विधायकों को जो बीजेपी के साथ जोड़ना था, इसके लिए जैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया वो भी। वहीं अगर आपको समझना हो तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भी कई नेताओं को टारगेट पर लिया गया है, ऐसा आरोप लगता है। इन सब पर
जांच एजेंसियों का शिकंजा पड़ता रहा। देश के लगभग हर राज्यों में हर विपक्षी पार्टी को जांच एजेंसियों ने निशाने पर लिया और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता आरोपी नहीं है, किसी के पीछे जांच एजेंसियां नहीं है। आखिर क्यों? अगर जांच एजेंसी जांच ही कर रही है तो सत्ताधारी पार्टी के नेता दूध के धुले होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में अब कर्नाटक को इसे अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो चीजें यही समझ में आती हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जेडीएस को, कांग्रेस को खूब परेशान करने वाली है, क्योंकि डीजीपी रह चुके हैं प्रवीण सूद। उनके पास सबकी पूरी कुंडली है, कुछ न कुछ तो निकाल ही लेंगे और उसके जरिए उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा, क्या साल 2 साल के भीतर कर्नाटक में भी उथल पुथल मचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने वाली है अपने नए सीबीआई डायरेक्टर के जरिए। तमाम ऐसे अटकलों पर विराम तो नहीं लगाया जा सकता है, हमेशा आशंकाएं बनी रहेंगी और लोग खुलकर कह सकेंगे कि जुडिशरी से लेकर जांच एजेंसियों तक में सरकार अपने फेवरेट को ही वैसे मामलों में सेट कर देती है जहां पर उन्हें कोई राजनीतिक षड्यंत्र या फायदा दिखता है। जैसे राहुल गांधी के मामले में जितने भी जज सुनवाई करने के लिए आए, उन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से रहा है या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से रहा है। अब जो जांच एजेंसी में ईडी चीफ संजय मिश्रा है और दूसरे उन्हें मिल गए हैं प्रवीण सूद, अब ये दोनों मिलकर विपक्ष के नेताओं को नकेल कसने के लिए कैसे कैसे मुद्दे निकालेंगे और किस तरीके से सत्ता को परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आरोप लग रहा है, जो कि दावा किया जा रहा है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट के बाद अपने मिशन में जुट गई है और उनका मिशन होता है कि जोड़ तोड़ के गणित के सहारे कैसे जनादेश की डकैती कर उस राज्य में अपनी सरकार बना लें। ये सारी चीजें आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए, अपने किले को ध्वस्त होने से रोकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।